प्यारे बच्चों, मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से आज आपके समक्ष कक्षा 11 के विषय भौतिक विज्ञान का अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के भाग 9 को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, भाग 8 में हमने जड़त्व आघूर्ण, परिभ्रमण त्रिज्या, जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व, जड़त्व आघूर्ण का व्यवहारिक उपयोग का अध्ययन किया। हमने वहाँ पे देखा कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण न केवल पिंड के द्रव्यमान पे अपितु किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान वितरण पर और पिंड के सापेक्ष घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण घूर्णी गति में वही कार्य करता है जो कि पिंड का द्रव्यमान रेखीय गति में करता है, अर्थात पिंड का जड़त्व आघूर्ण घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि है। बच्चों, आइए हम इस भाग में इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि भाग 9 में हमारे चर्चा के बिंदु क्या हैं। तो सबसे पहले हम अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गतिकी का अध्ययन करेंगे, फिर बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा इसका हम परिकलन करेंगे। तो बच्चों, आइए हम अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गतिकी को समझें। बच्चों, स्थानांतरण गति एवं घूर्णी गति का अध्ययन आपने किया है। कोणीय वेग का घूर्णी गति में वही भूमिका होती है जो कि रेखीय वेग का उसके स्थानांतरण गति में। हम इस समतुल्यता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अपनी विवेचना को अचल अक्ष के परितः घूर्णन तक ही सीमित रखेंगे। तो बच्चों, इस गति के लिए एक स्वतंत्र चर की आवश्यकता होगी और जो होगा कोणीय विस्थापन थीटा, जो कि स्थानांतरण गति के रेखीय विस्थापन के समतुल्य होता है। बच्चों, कोणीय विस्थापन की अवधारणा से आप परिचित हैं। एक बार हम आपको और बता दें कि घूर्णन करती पिंड का जो कि अचल अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है, तो हम कोणीय विस्थापन कैसे प्राप्त किए थे। हम किसी भी कण को लेते हैं और हम देखते हैं कि उसका घूर्णन अक्ष से एक निश्चित दिशा से कितना कोणीय विस्थापन हुआ। जैसे कि यहाँ पे P बिंदु पे कोई कण है और इसका जो कोणीय विस्थापन हुआ ये थीटा हुआ। यही थीटा जो कोणीय विस्थापन होगा पूरे पिंड के लिए होगा। और ये जो निश्चित डायरेक्शन है x डैश, ये इसके गति के तल में स्थित है और ये x डैश y डैश प्लेन इस x y प्लेन के समानांतर है। बच्चों, यहाँ पे t = 0 टाइम पे विस्थापन थीटा = 0 दिखाया गया है। बच्चों, कोणीय वेग की अवधारणा से भी परिचित है। कोणीय वेग क्या होता है? समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है, अर्थात ओमेगा = d(θ/dt)। बच्चों, यहाँ पे चूंकि अक्ष स्थिर है इसलिए कोणीय वेग के साथ सदिश व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, हम जानते हैं कि घूर्णी गतिकी में प्रयुक्त होने वाली जो राशियां हैं, जैसे कि कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय त्वरण अल्फा, वह स्थानांतरणीय शुद्ध गतिकी के रेखीय विस्थापन x, रेखीय वेग v और रेखीय त्वरण a के समतुल्य होती हैं। यदि हम इन राशियों को एक शुद्ध स्थानांतरी गतिकी के जो 3 समीकरण है उसमें प्रतिस्थापित करें तो अचल अक्ष के परितः एक अचल त्वरण से घूर्णी गति करती हुई पिंड या वस्तु के लिए हमें शुद्ध घूर्णी गतिकी के समीकरण प्राप्त होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए कि अचल त्वरण से रेखीय गति करती हुई वस्तु के लिए स्थानांतरणीय शुद्ध गतिकी के समीकरण है v = v0 + at, फिर x - x0 = v0t + ½ at², v² = v0² + 2ax - x0। यदि इस समीकरण में हम घूर्णी गतिकी की समतुल्य राशि इसमें रखें तो घूर्णी गतिकी के ये समीकरण प्राप्त होते हैं। जैसे कि रेखीय वेग के समतुल्य राशि यदि v की जगह ओमेगा रखा जाए, रेखीय विस्थापन x की जगह थीटा रखा जाए
और रेखीय त्वरण A की जगह अल्फा रखा जाए तो ये 3 समीकरण प्राप्त होते हैं। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, थीटा माइनस थीटा 0 इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। बच्चों यहाँ पे V0, x0, ओमेगा 0, थीटा 0 समय t इक्वल टू 0 पे वो राशि का मान है। तो बच्चों इस प्रकार ये 3 समीकरण प्राप्त होते हैं। आइए हम इन तीनों समीकरण को उसको डिराइव करें। आइए हम अचल त्वरण से घोड़े गति करती हुई वस्तु के लिए शुद्ध घोड़े गतिकी के समीकरण को डिराइव करते हैं। आप कोणीय त्वरण से परिचित हैं। कोणीय त्वरण क्या होता है? समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। बच्चों हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी। ये परिभाषा से है। अल्फा चूंकि हम बात कर रहे हैं कि जो पिंड है वो अक्ष के परितल नियत कोणीय त्वरण से अंतर्गत घूम रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी। यदि हम इसको समाकलित करें, क्योंकि जो प्रारंभिक वेग ओमेगा 0 है और अंतिम वेग ओमेगा हो रहा है टी टाइम बाद, तो हम इसको समाकलित कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा फ्रॉम ओमेगा 0 टू ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी फ्रॉम 0 टू स्मॉल टी। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ओमेगा, और इसको हम लिमिट पुट करेंगे ओमेगा 0 टू ओमेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अल्फा और ब्रैकेट में आ जाएगा टी और लिमिट पुट करेंगे 0 टू टी। बच्चों इसको जब हम लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा 0, ये इक्वल टू हो जाएगा अल्फा टी माइनस 0। और इसको जब हम पुनः सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 इक्वल टू अल्फा टी माइनस 0। और इसको सॉल्व करें तो ये प्राप्त होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ये घोड़े गतिकी के प्रथम समीकरण है। बच्चों आइए हम दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम कोणीय वेग के परिभाषा से परिचित है। कोणीय वेग जानते हैं कि कोणीय वेग क्या हो जाता है? ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी। समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है। बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा डी टी इक्वल टू डी थीटा। इक्वेशन जो गति का जो प्रथम इक्वेशन आया था वहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी डी टी इक्वल टू डी थीटा। बच्चों इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा। यहाँ पे हम टी इक्वल टू 0 पे विस्थापन थीटा 0 ले रहे हैं। बच्चों इसके बाद हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं चूँकि ओमेगा 0 टी इक्वल टू 0 पे जो कोणीय वेग है वो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा डी टी प्लस अल्फा को यहाँ पे बाहर ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा टी डी टी 0 टू टी, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा वैल्यू आएगी और लिमिट होगी फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा ओमेगा 0 टी। ऐसे ही ये हमें प्राप्त होगा अल्फा, और टी डी टी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये प्राप्त होगा टी स्क्वायर अपान 2, और इसको लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू टी और यहाँ पे आ जाएगा थीटा माइनस थीटा 0। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर बराबर थीटा माइनस थीटा 0, और इसको हम लिख सकते हैं थीटा माइनस
थीटा 0 इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हो गया घूर्णी गतिकी के इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यहाँ पे यदि t इक्वल टू 0 टाइम पे कोणीय जो विस्थापन 0 है, थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बच्चों देखिए फिर से हम कोणीय त्वरण को लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी। इसको हम लिख सकते हैं डी ओमेगा अपान डी थीटा इंटू डी थीटा अपान डी टी। बच्चों डी थीटा अपान डी टी क्या होता है? कोणीय वेग ओमेगा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपान डी थीटा। यहाँ पे डी थीटा अपान डी टी की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपान डी थीटा। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपान डी थीटा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा फ्रॉम ओमेगा 0 टू ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे प्राप्त होगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और लिमिट फ्रॉम ओमेगा 0 टू ओमेगा, और यहाँ पे प्राप्त होगा अल्फा थीटा और लिमिट फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा। इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर बटा 2 और यहाँ से हो जाएगा ये इक्वल टू अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। बच्चों यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। देखिए ये शुद्ध घूर्णी गतिकी की ये तीसरा इक्वेशन है। यदि t इक्वल टू 0 पे जो कोणीय विस्थापन थीटा 0 हो, अर्थात यदि थीटा 0 क्या हो? 0 हो जाए तो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बच्चों आइए इससे संबंधित हम एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल इंजन का कोणीय वेग 16 सेकेंड में 1200 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट अर्थात 1200 चक्कर प्रति मिनट से बढ़ के 3120 चक्कर प्रति मिनट हो जाता है। तो यह मानते हुए कि कोणीय त्वरण समान रहता है, इसका मान ज्ञात कीजिए। इस समय में इंजन कितने चक्कर लगाएगा इसको भी ज्ञात करिए। बच्चों समय दिया है 16 सेकेंड, प्रारंभिक वेग ओमेगा 0 क्या दिया है? 1200 चक्कर प्रति मिनट। हम इसको रेडियन प्रति सेकेंड में बदलेंगे और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n, जहाँ पे n की वैल्यू होती है ये प्रति सेकंड में चक्रों की संख्या। यहाँ पे 1 मिनट में चक्रों की संख्या दिया है इसलिए हम 60 से भाग दे देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 40 पाई रेडियन प्रति सेकेंड। इसी प्रकार यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 104 पाई रेडियन प्रति सेकेंड। बच्चों अल्फा की वैल्यू ज्ञात करना है कोणीय त्वरण, तो यहाँ पे ओमेगा 0 ओमेगा और टी की वैल्यू ज्ञात है। तो घूर्णी गतिकी के प्रथम समीकरण से हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू देखिए 104 पाई माइनस यहाँ पे ओमेगा 0 की वैल्यू है 40 पाई डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू है 16, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 64 पाई अपॉन 16 और ये आ जाएगी 4 पाई रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर।
ये था कि कोणीय त्वरण का ये मान है 4 पाई रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में है कि इस समय में इंजन कितना चक्कर लगाएगा। बच्चों यदि हमें ये पता चल जाए कि इंजन में कितना कोणीय विस्थापन हुआ और चूंकि एक चक्कर लगाने में कोणीय विस्थापन 2 पाई रेडियन है, तो टोटल विस्थापन में यदि 2 पाई से भाग दे दें तो इस समय में इंजन द्वारा कितना चक्कर लगाया गया वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, शुद्ध घूर्णी गतिकी के द्वितीय समीकरण से थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से। ओमेगा 0 की वैल्यू आई है 40 पाई, टी की वैल्यू है 16 प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू है 4 पाई रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर अभी हमने ज्ञात किया था, और t की वैल्यू है 16 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा 640 पाई प्लस 2 पाई इंटू 256, ये हो जाएगा 640 पाई प्लस 512 पाई, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1152। ये जो थीटा की वैल्यू आई, टोटल कोणीय विस्थापन हुआ 1152 पाई रेडियन। अब चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी, तो चक्कर की संख्या तो ये हो जाएगा 1152 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो 16 सेकेंड में जो इंजन है वो 576 चक्कर लगाएगा। आइए बच्चों हम अचल अच के परिता घूर्णी गतिकी में बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य का परिकलन करें। बच्चों स्थानांतरण गति एवं घूर्णी गतिकी के समतुल्यता के आधार पे भी आप कार्य तथा बल आघूर्ण में संबंध बता सकते हैं। हम जानते हैं कि रेखीय गति में किया गया कार्य dw इक्वल टू होता है F/ds, और घूर्णी गतिकी में बल का जो समतुल्य राशि टाउ होता है और रेखीय विस्थापन का समतुल्य राशि जो होता है वो d थीटा होता है। तो इस आधार पर हम घूर्णी गतिकी में बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य लिख सकते हैं dw इक्वल टू टाउ d थीटा। बच्चों लेकिन हम यहाँ पर गति विज्ञान के एक मजबूत आधार पर इस राशियों में संबंध स्थापित करेंगे। हम अपनी गणना को आगे बढ़ाए आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर अचल अच के परिता घूर्णी गतिकी की बात कर रहे हैं, अर्थात जो अच है वो स्थिर है। बच्चों चूंकि अच स्थिर है तो बल आघूर्ण के हम केवल उन्हीं घटकों को गणना में कंसीडर करेंगे, उन्हीं घटकों पे विचार करेंगे जो घूर्णन अच के अनुदिश हो। बच्चों घूर्णन अच के अभिलंबवत जो भी बल आघूर्ण के घटक होंगे वे घूर्णन अच को उसकी स्थिति से घुमाने का प्रयास करते हैं, और हम ये मान कर चलते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि अभिलंबवत घटकों को संतुलित करने के लिए अन्य बल आघूर्ण भी उत्पन्न होते हैं जो कि अक्ष को स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्ष स्थिर है। बच्चों हम इस बल आघूर्ण के अभिलंबवत घटक को गणना में कंसीडर नहीं करते। तो बच्चों बल आघूर्ण की गणना करते समय दो बिंदुओं पे ध्यान देना आवश्यक है। पहला कि हम गणना करते समय केवल उन्हीं बलों को हम कंसीडर करेंगे जो कि घूर्णन अक्ष के अभिलंबवत तल में हो, उसके लंबवत तल में हो। दूसरा पॉइंट, पिंडों के कणों के स्थिति सदिशों के केवल वही अवयव गणना में लिए जाएंगे जो कि घूर्णन अक्ष के लंबवत हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि घूर्णन अक्ष के अनुदिश बल तथा स्थिति सदिशों के अवयवों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कि बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य
क्या होगा उसकी गणना करें, परिकलन करें। तो बच्चों मान लीजिए कि कोई ये एक पिंड है जो कि ये अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है। हम यहाँ पे घूर्णन अक्ष जेड अक्ष ले रहे हैं जो कि इस तल के लंबवत है। बच्चों इस पिंड पे कोई एक कण यहाँ पे P1 है जिसकी स्थिति सदिश R1 से दिखाई जा रही है। हम ये मानते हैं कि इस यहाँ पे जो कण है वो R1 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूर्णन कर रहा है जिसका केंद्र घूर्णन अक्ष पर स्थित है। बच्चों इस P1 बिंदु पर एक बल F1 लग रहा है और ये F1 बल घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में है। यहाँ पे वो लंबवत तल घूर्णन अक्ष के हम x डैश y डैश ले रहे हैं। बच्चों मानते हैं कि डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे जो स्थित कण है ये P1 से होकर P1 डैश तक पहुँच जाता है। बच्चों यहाँ पे इसका जो कोणीय विस्थापन है d थीटा है, तो रेखीय विस्थापन का परिमाण क्या होगा? हम लिख सकते हैं ds1। रेखीय विस्थापन का हम परिमाण लिख रहे हैं ds1 इक्वल टू r1 d थीटा। यहाँ पे d थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। आप ऐसे भी जान सकते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बच्चों इस P1 पे F1 बल कार्य कर रहा है। इस F1 बल के द्वारा किया गया कार्य यदि dW1 हो तो हम लिख सकते हैं dW1 इक्वल टू F1 वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं F1 ds1 cos phi1। यहाँ पे phi1 जो यहाँ पे ये ds1 वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इस वृत्त के स्पर्श रेखीय होगा, तो इस ds1 वेक्टर और f1 वेक्टर के बीच में ये कोण phi1 है। यदि बच्चों इस त्रिज्य रेखा को और आगे बढ़ा दिया जाए और इस त्रिज्य रेखा और इस फोर्स के बीच एंगल α1 हो तो हम लिख सकते हैं phi1 प्लस α1 इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से phi1 इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस α1। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और यहाँ पे ये त्रिज्य रेखा है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो बच्चों यहाँ से phi1 इक्वल टू 90 माइनस α1, तो यहाँ पे हम पुट कर दें तो आ जाएगा dW1 इक्वल टू F1 ds1 cos 90 माइनस α1। बच्चों cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे cos 90 माइनस α1 इक्वल टू साइन α1 होगा, और हम इसको लिख सकते हैं F1 और ds1 की जगह ये वैल्यू रखेंगे r1 d थीटा, और ये हो जाएगा cos 90 माइनस α1। यहाँ से हम लिख सकते हैं dW1 इक्वल टू F1 r1 d थीटा साइन α1। बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 है। बच्चों अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं dW1 इक्वल टू F1 r1 d थीटा साइन α1, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों अब हम इस बल F1 के कारण मूल बिंदु के परितः बल आघूर्ण की गणना करेंगे कि बल आघूर्ण क्या होता है। ऐसे देखिए हम इसको, इस फिगर को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये z अक्ष है जिसके परितः पिंड घूर्णन कर रहा है। यहाँ पे ये P1 बिंदु पे कण है और इसका सेंटर इस घूर्णन अक्ष पे है C, और मूल बिंदु भी इसी घूर्णन अक्ष पे होगा O। यहाँ पे ये P1 है और इसको ऐसे हम मिला दें, और यहाँ पे एक बल कार्य कर रहा है F1। तो इस F1 बल के कारण इस मूल बिंदु के परितः बल आघूर्ण क्या होगा? हम लिख सकते हैं τ1 इक्वल टू τ1 वेक्टर इक्वल टू OP1 वेक्टर क्रॉस
F1 वेक्टर। बच्चों चित्र से आप देखिए यहाँ पे OP1 वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं OC वेक्टर प्लस CP1 वेक्टर। यहाँ पे देखिए, और ये एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो OC वेक्टर है, ये OC वेक्टर, ये जो OC है वो Z अक्ष यानी घूर्णन अक्ष के अनुदिश है। और हमने अभी आपको बताया कि जो स्थिति सदिश का जो अवयव घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगा उसको हम गणना में कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं τ1 इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं CP1 क्रॉस F1। यहाँ पे देखिए जो CP1, ये चीज CP1 ये क्या है, वेक्टर R1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं τ1 इस वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। बच्चों इसका अगर हम परिमाण लिखें तो हम बलाघूर्ण का परिमाण हो जाएगा τ1 और ये हो जाएगा R1 F1 साइन अल्फा 1। यहाँ पे देखिए अल्फा 1 जो एंगल है इस R1 और F1 के बीच में। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2। अब इस 2 से इक्वेशन नंबर 1 पे रखने पर ये देखिए यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, जब इसको हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो dW1 इक्वल टू आ जाएगा τ1 d थीटा। तो बच्चों इस प्रकार जो किसी कण पे F1 बल के कारण जो τ1 बलाघूर्ण प्रोड्यूस हुआ उसके द्वारा किया गया कार्य dW1 इक्वल टू τ1 d थीटा। इसी प्रकार पिंड पे बहुत सारे कण होंगे जिसपे कि F2, F3, F4 अनेकों बल कार्य कर रहे होंगे और उस बल के कारण जो बलाघूर्ण होता है, मान लीजिए τ2, τ3, τ4 और इन सभी के कारण पिंड पे किया गया कुल कार्य होगा, बलाघूर्ण द्वारा किया गया कार्य, उसको हम लिख सकते हैं dW इक्वल टू dW1 प्लस dW2 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे हम लिख सकते हैं बच्चों τ1 d थीटा प्लस τ2 d थीटा प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं dW τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे d थीटा कॉमन होगा। बलाघूर्ण तो अलग अलग होंगे लेकिन सभी कणों का जो कोणीय विस्थापन d थीटा होगा सेम होगा। चूंकि हम यहाँ पे बलाघूर्ण के केवल उन्हीं घटकों को ले रहे हैं जो कि z अक्ष के अनुदिश हैं, तो इसलिए जो भी यहाँ पे बलाघूर्ण हैं उनका हम z अक्ष के अनुदिश घटक ले रहे हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। अगर इसका बीजगणितीय योग ये जो हम मान लें कि ये टाउ है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे dW इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। बच्चों ये घूर्णी गतिकी में बलाघूर्ण द्वारा किया गया कार्य का सूत्र है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये रेखीय गति में किए गए कार्य W इक्वल टू F इंटू DS के समतुल्य है। बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये भाग समझ में आया होगा, तो जल्दी से ये होमवर्क नोट करिए और इससे संबंधित आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट भाग में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अचल अक्ष के परितः कोणीय संवेग के बारे में बताएंगे और कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है इस पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।